हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 9 के अंदर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि जो चतुर्भुज हैं, ऐसी फिगर्स जिनकी चार भुजाएं होती हैं, उनके कंसेप्ट्स बताने वाला हूं। हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इनका जो मेन पोर्शन है वो मेंसुरेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इनका जो मेन काम है मेंसुरेशन के अंदर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ जिस तरह के इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जब आप हिंदी में देखते हो तो आपको इसका मतलब सीधा सीधा पता लग जाता है कि चतुर्भुज। चतुर ये चालाक वाला चतुर नहीं है, ये है चतुर। चार, फोर भुजाएं हो जिसकी जिसकी चार साइड्स हो। तो कैसी भी फिगर हो, आड़ी तिरछी कैसी भी फिगर हो, अगर जिसकी चार भुजाएं हो गई वो क्या हो गई? वो एक क्वाड्रिलेटरल हो गई। समझ में आ गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली फिगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चतुर्भुज के अंदर, वो है स्क्वायर वर्ग। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। स्क्वायर के बारे में आपने पहले सुना होगा कि भाई इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स हैं यानी कि आमने सामने वाली जो साइड है, आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं, वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। बिल्कुल बेसिक फिगर है स्क्वायर। और चारों तरफ से सिमेट्रिकल होती है ये फिगर। चारों तरफ से सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? कि चारों तरफ से एक जैसी होती है। इस चीज़ को फील करना है आपको। ठीक है, ज्योमेट्री सिर्फ कंसेप्ट्स की नहीं होती आपके एग्जाम में कि भाई सिर्फ कंसेप्ट्स देख लिए या फिर सिर्फ आपने जो थ्योरम्स हैं वो रट लिए, सिर्फ उनकी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को फील करते हो कि भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है वो सिमेट्रिकल होती है, अगर ये दो साइडें बराबर हैं, स्क्वायर चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो कई चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप अगर कोई तुक्का भी मारोगे इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पर, उसके भी ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई इनके ऊपर बेस्ड। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD is a square and ABE is an equilateral triangle drawn on its side। तो भाई ABCD एक स्क्वायर है और हमने निकालना है एंगल AFB, ये वाला एंगल। तो भाई यहाँ पर ये जो AC है ये विकर्ण है यानी कि डायगोनल है। तो स्क्वायर की एक ये भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिकल है। तो ये प्रॉपर्टी आप खुद भी देख सकते थे कि भाई स्क्वायर का ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल है वो इस एंगल को 45 एंड 45 ऐसे डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी और लिख लो कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल उसके इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, 45 एंड 45। तो अब आप देखिएगा ट्रायंगल AFB के अंदर, AFB यानी कि ये और ये वाली ट्रायंगल, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल होएगा 60 डिग्री का, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल है, AEB इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल के दो एंगल के बारे में पता लग गया, हमें तीसरा निकालना है। तो भाई 180 में से घटा दो दोनों को जोड़कर, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री का, और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। तो भाई ABCD एक स्क्वायर है, ओके, एंड BCE एंड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन इट्स साइड। यानी कि ये जो BCE है ये भी बराबर है, ये जो स्क्वायर की साइड है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और स्क्वायर की चारों साइड तो बराबर हैं ही, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी तीनों साइड बराबर होती हैं। ठीक है भाई, अब इन्होंने पूछा है फाइंड एंगल DEB, यानी कि DEB ये वाला एंगल ये पूछ रहे हैं। चलिए अब जरा अपनी नज़र दौड़ाओ, आपको कोई ट्रायंगल दिख रही है? ऐसी कोई ट्रायंगल दिख रही है जिसकी दो साइड्स बराबर हैं? ट्रायंगल DCE देखो जरा, त्रिभुज DCE दिख रही है ना, जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, देखो ये वाली और ये वाली। ठीक है भाई, और इस वाले एंगल के बारे में आप जानते हो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री का। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 60 डिग्री का। ये 90 डिग्री का क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। ये 60 डिग्री का क्यों है? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर है। तो ये पूरा एंगल 90 + 60 150 का हो गया। और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इक्वल हैं पूरी ट्रायंगल DCE में। तो 180 में से 150 गए, बाकी एंगल बच गए 30 डिग्री के। तो 15 का ये होगा, 15 का ये होगा। और हमें ये पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का है, तो 60 में से 15 गए, बाकी बच जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर है? और इसी एंगल के बारे में उसने हमसे पूछा है, दैट इज ऑप्शन C। तो बिल्कुल बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। और कभी कभी हड़बड़ाहट में
या फिर जल्दबाजी में इनको करने की सोचते हैं तो ये लेट से स्ट्राइक करते हैं। तो इसीलिए शांति से जो भी फिगर्स आपको दी गई हैं उनकी प्रॉपर्टीज को रिकॉल किया करिए। एक बार ये देखो जरा, ABCD इज ए स्क्वायर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो भाई सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं ABCD, और M जो है वो AB का मिड पॉइंट है, यानी कि ये मान लो ये M है, एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और N जो है वो BC का मिड पॉइंट है। DM एंड AN आर ज्वाइंट, तो DM और AN इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, एंड दे मीट एट O, ठीक है, वो O पर मीट करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीचे गिवन में से कौन सा करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली अपनी जो कॉमन सेंस है, जो अपनी फीलिंग है, फिगर की जो सिमेट्री है उसके ऊपर बेस्ड आप इसको आंसर कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है OAOM इक्वल टू 1:2, तो OAOM, तो इसके बारे में फिलहाल तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अगला ऑप्शन देखो जरा, AN रेशियो MD इक्वल टू 1:1, तो AN ये वाली फिगर है और MD ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो 1:1 है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगी? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो जरा, हम देखते हैं ये दोनों लाइन है क्या। देखो जो MD है वो क्या है, वो स्क्वायर के एक वर्टेक्स से लेकर पास वाली साइड के मिड पॉइंट पर जा रही है, क्लियर है। और जो ये AN है, AN क्या है, वो स्क्वायर के एक वर्टेक्स से लेकर पास वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जा रही है। तो दोनों लाइन एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं कि नहीं? दोनों लाइन, ये जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो चारों तरफ से एक समान होता है। तो एक वर्टेक्स से लेकर पास वाली साइड के मिड पॉइंट पर, वर्टेक्स से लेकर पास वाली साइड के मिड पॉइंट पर, ये दोनों एग्जैक्टली बराबर होंगी। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे टिक कर देना चाहिए। अदरवाइज इसको प्रूव करने के तरीके हैं, हर एक चीज को प्रूव करने के तरीके होते हैं। स्क्वायर की साइड को 2 मान लो, 2 क्यों मान लिया? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ताकि 1 और 1 आ जाए, तो ये भी 2 हो गया। तो अब आपको ट्रायंगल ADM दिख रही है, ADM दिख रही है, ये 90 डिग्री का है, तो DM की वैल्यू निकाल लो, √5 हो जाएगी। और भाई ये भी 1 होएगा, 1 और 1, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। तो अब आपको ट्रायंगल ABN दिख रही है, ABN, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √5 हो जाएगा, और ये दोनों बराबर है, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन है, ये SSC में आया हुआ। अब नेक्स्ट जो अपनी क्वाड्रिलेटरल है वो है भाई रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। इसका हिंदी में मतलब देखो जरा, सम मतलब कि समान, बराबर, चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजाएं जिसकी समान हो, ऐसी वाली क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो भाई ये जो रोम्बस है ये बनता कैसे है पता है आपको? एक डॉटेड स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पर ऐसे वर्ग दिख रहा होगा, ये डॉटेड। तो जब हम एक स्क्वायर को ऐसे धक्का दे देते हैं, उसको पुश कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, मान लो आपने तार से एक स्क्वायर बना रखा है, उसको आपने टेढ़ा कर दिया, तो एक रोम्बस बनता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो आप समझ गए होंगे कि भाई इसकी चारों साइड जो है वो क्या है, वो इक्वल हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, उसी को धक्का मारकर हमने रोम्बस बनाया है। एग्जैक्टली धक्का मारकर आप इसको बना सकते हो। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये जो ऑपोजिट एंगल हैं ये भी इक्वल होते हैं, क्लियर है। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो देखो भाई यहां पर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल हैं, और ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए ना। ट्रांसवर्सल के प्रतिच्छेदी के एक तरफ दोनों अंतःकोण, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम होता है 180, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर एग्जामिनर बोल रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो कोई भी दो पड़ोसी एंगल्स उठा लोगे, उन दोनों का सम 180 है। ये वाला और ये वाला उठा लो, या ये वाला और ये वाला उठा लो, या ये वाला और ये वाला उठा लो, या ये वाला और ये वाला उठा लो, क्लियर है। और आमने सामने वाले एंगल अपने बराबर होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। जो इसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की बाकी डिटेल में कहानी हम मेंचुरेशन के अंदर करेंगे। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं जब वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट मतलब कि बराबर हिस्सों में बांटते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस बताइए सर। द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ ए नॉन स्क्वायर रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी का जो रेशियो है वो 4:5 है, तो ये 4x है, ये 5x है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। तो 4x + 5x = 9x, 9x = 180, x = 20, 9 दूनी 18। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो भाई एंगल ए की वैल्यू निकाल लो, वही वैल्यू एंगल सी की होगी, आमने सामने वाले बराबर होते हैं। तो x की वैल्यू 20 है, तो 4x की वैल्यू 20 चौके 80, तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 80। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देख कर करने वाला क्वेश्चन था डेफिनेटली। एक बार ये बताओ जरा फिर, ए बी सी डी इज ए रोम्बस हुज साइड ए बी इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समचतुर्भुज है और ये जो ए बी है ये 4 सेंटीमीटर की है। चलो, यानी कि हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखो या ना लिखो। एंड एंगल ए बी सी इज 120 और एंगल ए बी सी 120 डिग्री का है, यानी कि ये भी 120 डिग्री का है और इन दोनों का सम 180 है, साथ वाले एंगल्स का, यानी कि ये 60 डिग्री है। दोनों का सम 180 है और सामने वाला भी 60 है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, देन लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी इज इक्वल टू। तो जो डायगोनल बी डी है इसकी लेंथ, तो यहां पर आपको मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी रोम्बस के अंदर, किसी भी समचतुर्भुज के अंदर ये जो डायगोनल होता है ये इसके एंगल्स को बराबर दो टुकड़ों में बांटता है। 120 डिग्री को 60 और 60 में बांट देगा, 120 डिग्री को 60 और 60 में बांट देगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब आपके सामने इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में, यहीं लगा। ठीक है, फिर आपको वो याद रहेगी, तो ये बाद में याद रखते हैं। तो अब आपको ट्रायंगल ए बी डी दिख रही है, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली साइड जो बी डी है ये भी 4 है और उसने इसी की वैल्यू पूछी थी। एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, तो अगर वो आपसे बड़े वाले डायगोनल की लेंथ पूछ ले तो क्या होगा वो देखते हैं एक बार। अगर वो आपसे इस डायगोनल की बजाय इस डायगोनल की लेंथ पूछ ले तो, ठीक है, तो देखो जरा, अगर वो इस लाल लाल की लेंथ पूछ ले तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारे पास क्या था, हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये तो आपको पता है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है और यहाँ पर भी तीनों 60 हैं। क्लियर है, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर रखी हुई हैं और उसने इस डायगोनल की लेंथ पूछ ली। तो एक्चुअल में जो इसके डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो है ना ए ओ कुछ और चीज नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ट्रायंगल ए बी डी की एल्टीट्यूड है, ट्रायंगल ए बी डी का लंब है, ये देखो ट्रायंगल ए बी डी का परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उसकी हाइट है। अगर ये वाला आपसे पूछा होता तो आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालोगे और उसको 2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर भी उसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है। तो अगर साइड 4 है तो हाइट क्या होती है, √3/2a × 2, क्योंकि ये 2 है ना इसलिए × 2 किया। तो भाई यहाँ पर फिर आंसर हो जाता 4√3। अब मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में एक बात बताता हूँ। कभी कभी स्टूडेंट के मन में मैंने ये डाउट देखा है कि मैंने ये बताया है कि भाई रोम्बस का जो डायगोनल है वो इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा और ये भी एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा, अगर ऐसे है तो है। तो इस चीज़ को कभी कभी स्टूडेंट बेचारे इसके अंदर यूज कर देते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा ट्रू नहीं है। एक्चुअल में ये रूल कौन सा लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एक्चुअल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन इसके अंदर ये वाला और ये वाला क्यों इक्वल हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करके हो गए, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है ना, इसीलिए हो गए। समझ में आ गई बात, क्योंकि साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो रोम्बस के अंदर ये बराबर हिस्सों में बांटता है, अदरवाइज पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। ये बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर बता दी है। अब एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। तो भाई एग्जामिनर ने बोला है टोटली कंप्लीट फीलिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको फीलिंग के बेस्ड पर लगा सकते हो, 100% करेक्ट लगा सकते हो फीलिंग के बेस्ड पर। देखो
फीलिंग भी नहीं बोल सकते, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है भाई, ए बी सी डी एक रोम्बस है। ए बी इज प्रोड्यूस टू एफ, तो ए बी को एफ तक प्रोड्यूस किया, एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू ई, तो बी ए को ई तक प्रोड्यूस किया, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू ए ई, और रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला, देन ED इज ग्रेटर देन CF, ED और CF के बीच में रिलेशन वो आपसे पूछ रहा है, चलो भाई ED बना लेते हैं और CF भी बना लेते हैं। अब उसने क्या बोला, ED इज ग्रेटर देन CF, तो आप बोलोगे ED जो है वो CF से बड़ी तो है, ये लगा दिया, आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन ये गलत है। ये गलत क्यों है, देखो हमने रोम्बस को ऐसे उस तरफ टेढ़ा मान लिया कि भाई ये उस तरफ झुका हुआ है, ये किसी ने बताया था कि रोम्बस उस तरफ झुका हुआ है? आप रोम्बस को ऐसे भी तो मान सकते थे, ऐसे कि भाई इस तरफ झुका हुआ है। अगर ये इस तरफ झुका होता तो ये जो ED है ये उससे छोटी हो जाती, ये वाली चीज़ बड़ी हो जाती CF, अगर इसको हम उस तरफ झुकाते। तो ये तो कंडीशनल है भाई, ये नहीं है, ये अगर ये उस तरफ झुका होगा तो ही ये ट्रू है। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने बोला कि ED इज पैरेलल टू CF, कि ED और CF पैरेलल है, ये तो 100% नहीं हो सकता, डायरेक्टली हम देख कर बोल सकते हैं। इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए कि भाई पैरेलल कहाँ है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। हो सकता है आप इनका एंगल ना बता पाओ, लेकिन इतना तो देख रहे हो ना कि इंटरसेक्ट करेंगी। देन नेक्स्ट, ED स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर, तो देखो ये कंडीशन कब ट्रू होएगी, ये कंडीशन हमेशा तभी ट्रू हो सकती है जब ED और CF, मान लो इसको ED मान लो इस साइड को, और इसको मान लो CF, और इसको मान लो EF, जब ED CF और EF एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी, या इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती हो, और ये 90 डिग्री का होगा। तो देखो भाई ED CF और EF, एटलीस्ट इनको देखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि इनसे ट्रायंगल ही नहीं बन रही। मतलब ये अगर इसको आप ऐसे झुका भी दोगे, इस साइड को नीचे भी कर दोगे ऐसे, तो सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं एक दूसरे तक पहुंचेंगे भी नहीं, और गलती से ऐसे पहुंच भी गए तो इतनी ऑब्जर्वेशन तो आपकी है कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, चाहे इसको आप इधर झुका लो या इधर झुका लो। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, इसको प्रूव भी करूंगा मैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, और ये ऑब्जर्वेशन कोई तुक्का नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन है, तो ये वाला भी नहीं होएगा। और ED इज परपेंडिकुलर टू CF, जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, देखो भाई ये 3 तो अपने कैंसिल आउट हो गए, तो हो सकता है आपको लगे जब आप एक ठीक सा डायग्राम बनाओगे कि ये 90 है, लेकिन उस बेस पर हम 90 नहीं लगा सकते। लेकिन जब हमने तीनों ऑप्शन काट दिए हैं और ये 90 के लगभग लग रहा है, तो आप इसको लगा सकते हो। तो चलिए, एक तो ये है, और मैं इसी तरीके से एग्जाम में इसको करता ऑनेस्टली, ठीक है। अब मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये सारी साइड्स बराबर हैं, और अब देखो एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे वो बात नहीं है। क्या है, कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनमें आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता लग जाता है ये आंसर है, तुक्के की बात नहीं कर रहा, एक जेन्युइन ऑब्जर्वेशन से, तो आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है। और ईमानदारी से, अपने साथ धोखा नहीं करना कि ये तो मेरे को पता लग रहा है बिना वजह। अब देखो, मान लो ये वाला एंगल A है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला एंगल A होएगा, और अगर ये वाला एंगल B है तो ये वाला एंगल B होएगा। क्लियर है? तो अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं, तो ये वाला एंगल भी A और ये वाला एंगल भी B, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है भाई। और अगर ऐसा ट्रू है, मान लो ये A है, ये A है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2A। यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बन रही है ना भाई, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला A है, ये वाला A है, तो ये 2A, इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल 2B हो जाएगा। और जैसे ही आपको इस रोम्बस के दो एंगल्स मिले, तो आप एक बात बोल सकते हो कि 2A प्लस 2B, इन दोनों की वैल्यू क्या है, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यहाँ तक वैसे पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी ऊपर तक, लेकिन मैंने क्यों पहुँचाया वो भी बता देता हूँ। चलो, ये मैंने A बताया था, ठीक है, ये मैंने A क्यों बताया था, बिकॉज वो चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, तो अब सुन लो, डाउट नहीं रहेगा कि बिकॉज EF के पैरेलल ये DC थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग संगत कोण, ये वाला और ये वाला, इस कारण ये A था और ये भी A था, ठीक है। अब देखो A और B का अगर सम 90 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये भी 90 होगा। इसका मतलब E और ये ED और CF परपेंडिकुलर होंगे, आंसर ऑप्शन B होएगा। एक तो ये तरीका है।
अगला ये तरीका है कि इनको भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये पता चल गया कि भाई a प्लस बी 90 है, यानी कि अब आप सिर्फ बड़ी ट्रायंगल को देखो जरा, बड़ी ट्रायंगल, इस बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरी OEF, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की। तो इसके अंदर हमें पता है कि ये a है, ये b है, और a और b का सम 90 है, तो ये भी 90 होएगा। तो उस बेस पर भी हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगली जो अपनी क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल, यानी कि आयत। आयत के जो मतलब ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस जो हैं वो अपने मेंसुरेशन के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन इसका एक रूल है जो करने लायक है और आपके एग्जाम में आता है, मस्त रूल है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो ये वाली इसके इक्वल होएगी और एक दूसरे के पैरेलल हैं। सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। और एक रेक्टेंगल बनती कैसे है, देखो हमारे पास जब एक स्क्वायर होता है, हमारे पास जब एक स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दिया, ऐसे जब स्क्वायर को ऐसे बढ़ा दोगे तो एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगी ऐसे। क्लियर है, ये बेसिक सी बात है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में ये फ़र्क है, और सारे एंगल 90 के हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो भाई इसके अंदर एक थ्योरम होता है रेक्टेंगल के अंदर, जो जनरली कई बार पूछा जा चुका है, वो होता है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, उसका नाम है, मैं आपको वो बता देता हूँ क्या है। देखो, दुनिया की किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी आयत के अंदर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप इसके चारों कोनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे, जैसे कि C से और A से, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखा हमने इन दो कोनों से, तो आमने सामने वाले दो कोनों से जब इसका डिस्टेंस देखा जाएगा, इस पॉइंट को O मान लो, जैसे कि CO स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस इसका सामने वाला जो कोना है A, C के सामने वाला कोना A है, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू आमने सामने वाले कोनों से जब इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का सम किया जाएगा वो बराबर होगा जब दूसरे आमने सामने वाले कोनों से इसके डिस्टेंस का स्क्वायर का सम किया जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू DO स्क्वायर, D से O तक और B से O तक, प्लस BO स्क्वायर। और ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है बिल्कुल। जब आप इसको प्रूव करोगे तो आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बिकॉज ये एग्जाम के लिए तो भाई अपना मैटर कर नहीं रहा, तो इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लगाओ जोर। ठीक है, मैं तो बाइंड हूँ नहीं है बताने के लिए एग्जाम से, मतलब एग्जाम के ऊपर ये जरूरी है नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और बिकॉज ये इस तरह की फिगर बनाता है ना, इस तरह की फिगर बनाता है, इसी कारण इसे ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार इस चीज़ को यहाँ पर लिख दूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम इसे क्यों कहते हैं। देखो भाई, जब आप ब्रिटिश का फ्लैग देखोगे तो वो भी कुछ इसी तरह का होता है, देखो कुछ इसी तरह का, जैसे यहाँ पर फिगर बन गई है, तो इस कारण इसे ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम बोलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, आपको ये भाई याद रख लेना है। अब दूसरी ये बात है, मैं इसको थोड़ा सा आपको इसके सारे वेरिएशन बता दूं। अगर इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल के अंदर लें, तो इसको हम बाहर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस पॉइंट को रेक्टेंगल के बाहर लेंगे तो भी ये चीज़ वैलिड होगी, लेकिन वो दिखेगी कैसी, एक बार ये देख लो। देखो भाई, हमने करना क्या है, इस कोने से और इस कोने से जो ऑपोजिट कोने से हैं उनसे डिस्टेंस देखना है बस। ठीक है, इसको मैं क्या मान लूँ, K मान लेता हूँ, तब अच्छा होएगा नाम। देखो, यानी कि AK स्क्वायर प्लस CK स्क्वायर इज इक्वल टू A के ऑपोजिट कोने से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू बाकी जो ऑपोजिट कोने हैं उनसे इसके डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू DK स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर। समझ में आ गई बात? चलो अब एक और वेरिएशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर लेना है या बाहर लेना है, इस ट्रायंगल की साइडों पर भी ले सकते हो और कहीं पर भी ले सकते हो, कोनों पर ले लो, साइडों पर ले लो, और कोनों पर ले लिया तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इस रेक्टेंगल की साइड पर ले लिया तो भी ये थ्योरम लागू होगा। ये देखो, तो यहाँ से यहाँ इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर इज इक्वल टू इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर।
और ये जो चीज़ है कोई नई चीज़ नहीं है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम की ही एक फॉर्म है, उसी के ऊपर बेस्ड एक रिजल्ट है। तो इसके ऊपर पहले कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन देखो जरा, एक्चुअल क्वेश्चन है। Q इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये देखो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम है भाई ABCD, ठीक है। Q इसके अंदर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, QA इज 3, तो भाई QA इज इक्वल टू 3, और फिर उसने क्या बताया है QB इज 4, तो भाई QB ये जो लाइन है ये 4 है, एंड QC इज 5, ये वाली लाइन 5 है, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, ये चौथी लाइन पूछेगा और क्या पूछ सकता है अब उसने पूछा है DQ या QD। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताई थी, AQ का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, प्लस CQ का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू BQ का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, प्लस DQ का स्क्वायर यानी कि जो हमने निकालना है उसका स्क्वायर। तो भाई 16 से 16 कट गया, यहाँ पर 9 रह जाएगा, 16 और 9 25 रहता है, और 9 और 9 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू DQ का स्क्वायर यानी कि DQ इज इक्वल टू 3√2, और यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सिंपल है, मज़ेदार है। तो एक और क्वेश्चन कर दो जरा, 2017 में इसका है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में बताया है, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया है ABCD इज ए रेक्टेंगल, P इज ए पॉइंट ऑन द साइड। तो अब की बार इन्होंने इस पॉइंट को साइड पर ले लिया, ठीक है भाई। AB एज शोन इन द गिवन फिगर, इफ DP इज 13, अगर ये जो DP है ये 13 है, ठीक है, एंड CP इज 10, और ये जो CP है ये 10 है। देखो मैं यहाँ पर अलग अलग रंग से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जोड़नी है। इस पॉइंट, इस कोने से इसका जो डिस्टेंस है वो है 10, ठीक है, एंड BP इज 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, और AP की वैल्यू पूछी जा रही है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, और BP की वैल्यू क्या है, BP की वैल्यू है भाई साहब यहाँ पर 6। तो वही बन गया ना, इस पॉइंट को इन्होंने लाइन के ऊपर ले लिया, ठीक है, लाइन के ऊपर ले लिया। ये ऐसे कोने के पास भी ले लेते हैं डराने के लिए कई बार स्टूडेंट को। तो देखो DP स्क्वायर जो लाल वाली है, DP स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, प्लस BP स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू CP स्क्वायर, तो CP स्क्वायर क्या हो गया 100, प्लस AP स्क्वायर, और आपसे इन्होंने किस चीज़ की वैल्यू पूछी है, AP की वैल्यू, ठीक है। तो भाई यहाँ से भी 100 काटूंगा, यहाँ से भी 100, तो ये 1 कट जाएगा, 169 में से 100 गया, और AP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 69 प्लस 36 यानी कि 90 और 15 105। तो भाई AP की वैल्यू हो जाएगी √105 यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर देते, मैंने क्या बताया था कि भाई पाइथागोरस की ही एक फॉर्म है, आप इसको पाइथागोरस से भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। कैसे करते आप इसे पाइथागोरस से, देखो एग्जामिनर ने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उसने आपको बताया है कि भाई BP 6 है, CP 10 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट आपको याद है, जी हाँ 6 8 10 का ट्रिपलेट हमें याद है। और BP की वैल्यू, चलो BP की वैल्यू मैंने ले ली, और CP की वैल्यू 10 है, CP की भी ले ली भाई, कौन सी बची है DP, हाँ तो DP की वैल्यू 13 है। अब देखो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर 8 है, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, तो इसके सामने वाली साइड भी 8 होएगी, ठीक है। अब देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने बतानी है AP, तो भाई 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64 यानी कि √105 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। लेकिन फिर मैंने बिना वजह आपको ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से क्यों करवा दिया, देखो हमेशा ये एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा नहीं, जानबूझकर स्टूडेंट को कई बार बिना वजह कंफ्यूज करने के लिए ऐसी वैल्यूज दे देगा जो मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे, आप बिना वजह तंग होएंगे। और दूसरी बात, वो पॉइंट को अगर बाहर दे देगा कभी, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आपको ये वेरिएशन करवाई है, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको कुछ और क्वाड्रिलेटरल दिखा देता हूँ, जो कुछ और क्वाड्रिलेटरल होती हैं जो हम आगे करने वाले हैं। एक तो है भाई पैरेललोग्राम, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपेजियम, ये भी हम 2D मेंसुरेशन के अंदर करने वाले हैं दोनों। लेकिन ये जो काइट है ये हम 2D मेंसुरेशन के अंदर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा और आपको काइट के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखो ध्यान से जरा, देखो पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं कि भाई काइट की जो साथ वाली दो भुजाएं हैं, जैसे ये दो वाली, ये एक जोड़ा है, साथ वाली भुजाओं का एक जोड़ा है, तो ये वाला जोड़ा और जो दूसरी साथ वाली भुजाएं हैं उनका जोड़ा बराबर होता है। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है।
और इनके अगर आप डायगोनल्स को मिलाते हो तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब देखो मैं आपको इसके बारे में क्या बताता हूँ। मेरे भाई काइट कुछ नहीं होता, काइट पता है क्या होता है, दो आइसोस्केलस ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख दिया बस, और कुछ नहीं है। ऊपर भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड इक्वल हैं, और नीचे भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अगर आप बीच में डंडा मार दोगे तो दो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई। और आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर ये काइट में सर्कल डाले या कुछ करे, मतलब कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर कर रहा है, वैसे तो इसके अंदर नहीं करता, लेकिन दुनिया में कुछ भी करे वो तो आप कर लोगे ना, सब कुछ आपको बताया है। समझ में आ गई बात। और इसी कारण देखो, जब ऊपर वाली आइसोस्केलस ट्रायंगल को आप ऐसे मीडियन ड्रॉ करते हो तो मैंने क्या बताया था, वो एल्टीट्यूड भी होती है आइसोस्केलस में, इसी कारण ये 90 डिग्री पर मीट करते हैं। ठीक है, और इस वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं इस वाली को, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होते क्योंकि जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है वो अलग अलग हाइट की होती हैं, तो ये बराबर नहीं होते। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करने के लिए ये भी दिखा देता हूँ। देखो, दो अलग अलग आइसोस्केलस ट्रायंगल को एक दूसरे से चिपका दो बेस से, ठीक है, वो काइट बन जाता है, पतंग बन जाता है। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूं अगले कंसेप्ट लेक्चर में। पॉलीगन्स करते हैं भाई।